Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम एनालॉग की सीरीज में एम्पलीफायर स्टार्ट कर चुके थे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे वो गेट की बात कर लो, चाहे ईएस की बात कर लो और चाहे एसएससी जेई की बात कर लो। एसएससी जेई में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बट एम्पलीफायर से क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कौन से एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कौन से एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसका वोल्टेज गेन ज्यादा होता है। इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है एम्पलीफायर। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। एंड सेकेंड थिंग, मैंने देखा स्टूडेंट को कि उनकी जो स्ट्रेटजी होती है ऑनलाइन स्टडी में, कि वो जाते हैं, वीडियो को डाउनलोड करते हैं और उसको रख लेते हैं कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट का ही नुकसान होने वाला है। वो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट सोचता है कि चलो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और मैं इसको बाद में पढ़ लूंगा। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं। उनके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, टाइम ही नहीं बचेगा। बाद में एग्जाम आ जाएगा, बाद में वो कहेंगे सर हम पढ़ें कहाँ से, क्योंकि इतना सारा डेटा हो गया। फिर वो सोचते हैं हम पढ़ें कहाँ से। तो जैसी वीडियो आता है आप तुरंत के तुरंत वीडियो देखते जाओ, ऑनलाइन ही देखते जाओ। अब आपके पास इतना डेटा रहता है कि आप ऑनलाइन देख सकते हो, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार जब आप देख लेते हो, फिर आप फ्यूचर के लिए डाउनलोड कर सकते हो। कि अगर मान लो आपने एक बार देख लिया, फिर आपको कभी देखना है फ्यूचर में, फिर से कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। बट एक बार जरूर देखें वीडियो को, अदरवाइज वो वीडियो रखा रह जाएगा, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार अगर आप कोई सीरीज देख रहे हो तो एक बार ऑनलाइन जरूर देख लें। तो आई होप आपको ये चीज थोड़ा समझ में आ रही होंगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ऑनलाइन तैयारी करना, ऑफलाइन तैयारी करने में बहुत अंतर है। ऑफलाइन में आप प्रॉपर तरीके से क्लास में आते हो, 3 घंटे बैठ के पढ़ते हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। बट ऑनलाइन में क्या सोचते हैं कि डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। बात का टाइम कभी नहीं आता है और आपका टॉपिक वो वैसे ही वैसे छूट जाएगा। सिर्फ आपके पास डेटा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मोस्ट अवेटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है एम्पलीफायर। मैं बिल्कुल बेसिक से एम्पलीफायर स्टार्ट करूंगा और एम्पलीफायर का एनालिसिस कंप्लीट करूंगा। बहुत बड़ा एनालिसिस है, एम्पलीफायर पार्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट, आईएएस और आईएएस कन्वेंशनल, एसएससी जेई कन्वेंशनल, हर जगह ये क्वेश्चन आते जरूर है एम्पलीफायर के। तो इस सीरीज को देखते रहिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो हमें जो मेन पढ़ना होता है वो होता है आरसी कपल एम्पलीफायर। बेसिकली कपलिंग का मतलब होता है कि अगर हमें दो ट्रांजिस्टर को कपल करना है, इंटरकनेक्ट करना है, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अपने पास 3 तरीके के इंटरकनेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज आरसी कपल, सेकंड वन इज डायरेक्ट कपल एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर। जो अपना मेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कपलिंग है, वो है आरसी कपल एम्पलीफायर। इससे क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। आरसी कपल का मतलब क्या है, अगर मैं आरसी कपल का मतलब समझाऊं आपको, आरसी, आर का मतलब होता है कि आपका जो लोड होगा, लोड इज अ रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो कि जो लोड होगा वो एक रेजिस्टेंस होगा। सी का मतलब है कि कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन। अगर हमें दो एम्पलीफायर को कनेक्ट करना है तो हम एक कैपेसिटर का यूज करेंगे। तो कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन। ये चीज तो आपकी इंपोर्टेंट हो गई, छोटी सी पॉइंट हो गई कि आरसी का मतलब क्या है। अब देखो, मैंने इस सर्किट में 3 तरह के कलर यूज किए हैं। सबसे पहले मैंने एक बीजेटी बनाया है ग्रीन कलर से। वो आपका बीजेटी है जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये ग्रीन कलर का आप मार्केट से खरीद के लाते हो। अब आपको इस बीजेटी से एम्पलीफायर बनाना है। सबसे पहले आपको बाइसिंग करनी पड़ेगी। बाइसिंग मतलब है डीसी वोल्टेज, डीसी करंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है वो क्या है, आपकी डीसी बाइसिंग। तो जनरल बाइसिंग कौन सी यूज होती है, अगर आप जान पा रहे हो ये मैंने कौन सी बाइसिंग यूज की है, सेल्फ बायस सर्किट यूज किया है। तो जब भी हम एम्पलीफायर बनाते हैं तो जनरली हम कौन सी बाइसिंग यूज करते हैं,
सेल्फ बायस सर्किट या फिर वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। क्यों? क्योंकि इसके स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कम से कम होता है, कलेक्टर करंट स्टेबल होती है। फाइन। नेक्स्ट जो मैंने रेड पेन से बनाया है ये है आपका एसी वाला पार्ट, कि मैंने यहाँ पे एसी अप्लाई की हुई है, बीआई एक सोर्स लगाया है, इनपुट वोल्टेज जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आरएस, बीआई ने लिख के इसको आप बीएस भी लिख सकते हो, सोर्स वोल्टेज बीएस, इसका सोर्स रेजिस्टेंस है आरएस, और यहाँ पर मैंने कुछ कैपेसिटर यूज किए हैं कपलिंग के लिए, देखो सीबी, सीसी, सीई एंड एक है आपका सीएचएस शंट कैपेसिटेंस, और एक आपका लोड रेजिस्टेंस है आरएल। तो देखो यहाँ पे सीबी क्या है, सीबी इज कॉल्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटर, सीसी इज कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर, सीई इज कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर, सीएचएस इज कॉल्ड शंट कैपेसिटेंस और लोड कैपेसिटेंस। तो हमें एम्पलीफायर का जो एनालिसिस पढ़ना है वो हमें कंप्लीट फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए पढ़ना है, लो फ्रिक्वेंसी से लेकर हाई फ्रिक्वेंसी तक एक कंप्लीट फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए हमें एम्पलीफायर का एनालिसिस पढ़ना होता है और उससे क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सी फ्रिक्वेंसी में क्या क्या अकर होगा, क्या क्या इंपोर्टेंस होंगे, कौन सी कैपेसिटर कैसे बिहेव करेंगे, ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए जो मैंने आरसी कपल एम्पलीफायर बनाया है इसमें सीबी, सीसी और सीई है क्या। जो सीबी और सीसी है ये कहलाते हैं आपके ब्लॉकिंग कैपेसिटेंस, ये डीसी आइसोलेशन के लिए यूज होते हैं। डीसी आइसोलेशन का मतलब है, आप ध्यान से सुनेंगे, डीसी आइसोलेशन का मतलब कि मान लो आपने एक जो बीजेटी है जो आपको ग्रीन पेन से दिख रहा है, इसकी आपने डीसी बाइसिंग कर रखी है, इसका मतलब आपका जो बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा है और एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए तैयार है। बट हो सकता है कि जो एक्सटर्नल डीसी है कुछ इंटर कर जाए। आपने मान लो ये जो डीसी यहाँ पे मान लेता हूं मैं, इस नोड का वोल्टेज है वीवी, तो वीवी वोल्टेज कुछ ऐसा है कि बीजेटी एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, बट हो सकता है कि एक्सटर्नली कुछ डीसी इसमें इंटर कर जाए। तो अगर डीसी इंटर कर जाएगी तो इसकी बाइसिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, बाइसिंग कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक कैपेसिटर लगा दिया सीबी। सीबी अगर आप रिएक्टेंस देखो किसी भी कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस कितना होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स इक्वल टू होता है 1/ओमेगा इंटू सी या फिर 1/2 पाई एफ इंटू सी। राइट। तो अगर मैं एक डीसी की बात करूंगा, डीसी के लिए एफ इक्वल टू कितना होता है, 0। एफ इक्वल टू 0 का मतलब एक्स इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब कैपेसिटर डीसी के लिए कैसे बिहेव करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे डीसी एंटर नहीं कर पाएगी। और सेकेंड थिंग, अगर मैं सीसी की बात करूं, आउटपुट स्टेज में हमने लगाया है सीसी। अगर यहाँ से डीसी दूसरे एम्पलीफायर में भी इंटर कर गई तो दूसरे एम्पलीफायर की जो कंडीशन है, बाइसिंग कंडीशन, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेसिकली सीबी और सीसी हमने किसके लिए यूज किया है, डीसी आइसोलेशन के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहला पॉइंट है सीबी एंड सीसी आर यूज फॉर डीसी आइसोलेशन। राइट, ये चीज क्लियर हो रही होगी डीसी आइसोलेशन। अब काम है सीई का क्या यूज है। सीई बात करूंगा सीई की, तो सी तो आपको पता है सीई है क्या, बाईपास कैपेसिटर, और इसका यूज हम देख चुके हैं कि जो आरई होता है वो एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। तो बेसिकली सीई किसके लिए यूज होता है कि ताकि नेगेटिव फीडबैक खत्म हो जाए और वोल्टेज गेन डिक्रीज ना हो। या सुनो, तो सी क्या कहलाता है अपना, बाईपास कैपेसिटर, जो वोल्टेज गेन रिडक्शन को बचाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सीएचएस। सीएचएस क्या है, एक शंट कैपेसिटेंस। तो इसका यूज जब आप एनालिसिस पढ़ोगे, जब हम हाई फ्रिक्वेंसी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं समझाऊंगा सीएचएस का यूज क्या है। यहाँ पे सिर्फ इतना जान लो, सीएचएस का यूज होता है एम्पलीफायर की बैंडविड्थ को कंट्रोल करने के लिए, कि उसकी हम बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं सीएचएस के थ्रू। तो सीएचएस क्या करेगा, सीएचएस control the bandwidth of the amplifier। राइट, अब बात करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती हैं और ये कब शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेंगे, कब ये कंसीडर होंगे, कब ये कंसीडर नहीं होंगे। तो आपको इतना पता है जो कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस होता है वो होता है एक्स इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो जो सीबी, सीसी और सीई है, सीबी, सीसी और सीई है, ये होते हैं लार्ज कैपेसिटेंस। ये होते हैं लार्ज कैपेसिटेंस। लार्ज कैपेसिटेंस का मतलब है कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, या तो मिली एम्पियर में होगी या फिर माइक्रो एम्पियर में होगी, मिली फेरड और माइक्रो फेरड में होगी। और जो सीएचएस है ये होता है अपना स्मॉल कैपेसिटेंस।
स्मॉल कैपेसिटेंस, इनकी वैल्यू क्या होती है? स्मॉल कैपेसिटेंस का मतलब है इसकी वैल्यू होगी पिकोफैरेड की रेंज में, 10⁻⁻12 की रेंज में। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका माइक्रो कितना हो 10⁻⁻6 होता है, मिली कितना हो 10⁻⁻3 होता है, पिको कितना होता है 10⁻�12 होता है। तो अब मैं अगर बात करूं कि Xc इक्वल टू 1/2πf इंटू सी, अगर मैं बोलता हूं कि Cb, Cc और Ce की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कुछ आपके हैं 10 माइक्रोफैरड, और जो हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं मान लेते हैं यहाँ पे आपका कुछ 5 किलोहर्ट्ज के आसपास ले लेते हैं, 5 किलोहर्ट्ज, ये आपकी मिड फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम बेसिकली 3 फ्रीक्वेंसी रेंज में बांटने वाले हैं अभी एनालिसिस, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपकी रेंज किलो हर्ट्ज में है 5 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, वो कहलाती है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर आपकी हर्ट्ज में है 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, तो वो कहलाती है लो फ्रीक्वेंसी। और अगर आप मेगा हर्ट्ज में चले जाओगे तो वो कहलाती है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी। तो अब ये बात कर रहा हूँ मिड फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या होगा? अगर हम कैलकुलेट करें 1/2πf की वैल्यू है 5 किलो हर्ट्ज और इनटू इसकी वैल्यू लेते हैं अपन 10 माइक्रोफैरड, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 3.8 ओम। बहुत ही कम वैल्यू है, 3.18 ओम, बहुत ही कम वैल्यू है ये। तो जो Re की वैल्यू होती है वो होती है किलो ओम में, 2 किलो ओम, 5 किलो ओम, 10 किलो ओम। उसके कंपेरिजन में Ce है, Ce कितना? 3.18 ओम। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम मिड फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करेंगे और क्वेश्चन ऐसे आता है, वो कहता है मिड बैंड गेन बताओ। मिड बैंड गेन का मतलब है मिड फ्रिक्वेंसी में उसका वोल्टेज गेन बताओ। तो मिड फ्रिक्वेंसी में जो Cb, Cc और Ce है वो कैसे बिहेव करेंगे? एक शॉर्ट सर्किट की तरह। और अगर मैं बात करूं फॉर CHS, मान लेते हैं CHS है 10 पिकोफैरड, तो जो Xc हो जाएगा इसके लिए XCHS वो कितना हो जाएगा? 1/2π, फ्रिक्वेंसी यही रखते हैं 5 किलो हर्ट्ज इंटू 10 पिकोफैरड, 10⁻6 और बढ़ गया, मतलब 3.18 इन 10⁻6, ये तो मेगा ओम में पहुंच गया। ये तो मेगा ओम में पहुंच गया। और मेगा ओम का मतलब क्या है? इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम जब हम मिड फ्रिक्वेंसी गेन की बात करेंगे, मिड फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, तो Cb, Cc और Ce कैसे बिहेव करेंगे? शॉर्ट सर्किट की तरह। और जब हम CHS को देखेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा? एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बट जब हम लो फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे, मान लेते हैं हम लो फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि अब हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कर देते हैं लगभग 5 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज, इसके आसपास कर देते हैं, 10 हर्ट्ज के आसपास, यहाँ पे 5 हर्ट्ज। तो देखो जो XC हो जाएगा वो कितना होने वाला है? अगर मैं XCB की बात करूं और XCC की बात करूं और XCE की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 1/2π इंटू एफ की वैल्यू हमने कितनी कर दी? 5 हर्ट्ज इंटू वो कितना है? 10 माइक्रोफैरड। तो शायद ये वैल्यू 10⁻³ और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले हमने कितना लिया था? 10⁻³ 5 किलो हर्ट्ज। अब आपने फ्रिक्वेंसी कम कर दी। अगर आप फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हो तो Xc की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ऑब्वियसली है कि अगर ये चीज आपकी अगर कम होगी, ये चीज कम होगी, तो ये चीज क्या होगी? बढ़ेगी। तो Xc की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 3.18 इंटू 10⁻³ ओम। ये चीज आ गई कि 3.18 10⁻³ ओम। इसका मतलब अब तो ये कंसीडरेबल है, अब ये कंसीडरेबल है। अब इसकी वैल्यू किलो ओम में पहुंच गई है। जो हमने रजिस्टिव, जो हमने बाइसिंग की हुई है, उन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? किलो ओम में है। तो अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा। बट अगर मैं XCH की बात करूं अभी, तो कितना हो जाएगा? 1/2π इंटू 5 हर्ट्ज की, किलो हर्ट्ज की जगह हर्ट्ज, इंटू 10 पिकोफैरड इंटू 10 पिकोफैरड। तो शायद इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो Xc की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी? बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अभी तो ये कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह। इसका मतलब जब हम लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करेंगे तो उस समय Cb, Cc और Ce हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। अब हम उनको ना तो शॉर्ट कर सकते हैं और ना ही हम ओपन कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट में उनका रिएक्टेंस होगा जो कि कंसीडरेबल होगा। बट CHS शंट कैपेसिटेंस का अभी भी रिएक्टेंस कितना है? बहुत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये अभी भी कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह। बट जब हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, जब हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो XCB और XCC
और XCE, शायद इसकी वैल्यू अब और भी कम हो जाएगी। देखो अगर मैं बात करूं f इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज की, तो अब तो कितना हो गया 1 इंटू 10⁻6 इंटू 10 माइक्रोफेरेड, शायद इसकी वैल्यू तो और भी कम हो जाएगी। अगर हमने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी तो ये वैल्यू और भी कम हो जाएगी। अगर और कम हो जाएगी तो अभी तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह ही बिहेव करेंगे। बट अगर मैं बात करूं XCHS की, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 पाई इंटू, अगर मैं बोलूं दिस इज 1 मेगाहर्ट्ज इंटू 10 पिकोफेरेड, तो शायद इसकी वैल्यू किलो ओम में आएगी। ये आप कैलकुलेट कर लेना, इसकी वैल्यू किलो ओम में आएगी। तो मतलब अब हमें इसको कंसीडर करना ही पड़ेगा, अभी कंसीडरेबल हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कब कौन सा कैपेसिटेंस आपका कंसीडर हो रहा है, कब कौन सा कैपेसिटेंस आपका कंसीडर नहीं हो रहा है, कब ओपन सर्किट तरह बिहेव कर रहा है, कब शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि जब हम मिड फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो मिड फ्रिक्वेंसी में जो लार्ज कैपेसिटेंस है डेट मीन सीबी, सीसी और सीई है वो शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेंगे, और जो स्मॉल कैपेसिटेंस है सीएच या शंट कैपेसिटेंस वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बट जब हम लो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो आपके लार्ज कैपेसिटेंस कंसीडर हो जाएंगे, जबकि अभी स्मॉल कैपेसिटेंस आपके ओपन सर्किट ही रहेंगे। बट जब हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो आपके स्मॉल कैपेसिटेंस कंसीडरेबल हो जाएंगे, बट आपके लार्ज कैपेसिटेंस अभी भी शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि हमें कब कौन से कैपेसिटेंस कंसीडर करने हैं, कब कौन से कैपेसिटेंस कंसीडर नहीं करने हैं। तो इतना श्योर है कि जब कोई कैपेसिटेंस आपका कंसीडर होगा, कैपेसिटेंस कंसीडर कब हो रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी पे, तब आपका जो गेन होगा वो कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस पर डिपेंड करने का मतलब कैपेसिटेंस का इंपेडेंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 1/j⍵c। इसका मतलब जो आपकी गेन होगा वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने घटाने पर गेन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। बट अगर हम बात करें अगर कि मिड फ्रिक्वेंसी में, तो मिड फ्रिक्वेंसी में कोई भी कैपेसिटेंस आपका स्टोरी में नहीं आ रहा है। लार्ज कैपेसिटेंस शॉर्ट हो रहे हैं, स्मॉल कैपेसिटेंस ओपन हो रहे हैं। सर्किट में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव नेटवर्क बचे, और रजिस्टिव नेटवर्क का इंपेडेंस फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो मिड फ्रिक्वेंसी गेन क्या होगा, मिड फ्रिक्वेंसी गेन एक कांस्टेंट गेन होगा, वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हम उसको और क्या बोलते हैं, कांस्टेंट गेन। तो मिड फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट गेन की हम बात करेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं गेट में वो आते हैं मिड फ्रिक्वेंसी से। मिड फ्रिक्वेंसी गेन क्या होता है, आपका कांस्टेंट गेन होता है, उसकी बात करेंगे। तो एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है, आज के इंट्रोडक्शन में हम यही पढ़ लेते हैं कि हमें कौन कौन से एनालिसिस पढ़ने हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एम्पलीफायर की बात करूं, अगर मैं वो भी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर क्या होते हैं। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज लो फ्रिक्वेंसी, सेकंड वन इज मिड फ्रिक्वेंसी, एंड थर्ड वन इज हाई फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसी, जब हम मिड फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए यही है मिड फ्रिक्वेंसी। जब हम मिड फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन कौन से पैरामीटर पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमें पढ़ने हैं एच पैरामीटर मॉडल, फिर पढ़ने हमें पाई पैरामीटर मॉडल, या फिर हम इसी को बोलते हैं आर पाई पैरामीटर मॉडल। तो आर पाई कॉमन इमीटर मॉडल कहलाता है पाई पैरामीटर मॉडल, और आर पाई कॉमन बेस मॉडल कहलाता है आपका टी पैरामीटर मॉडल। तो हमें ये तीनों पैरामीटर मॉडल पढ़ने हैं, और तीनों पैरामीटर मॉडल के हमें फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से रेजिस्टेंस होते हैं। अगर मैं लो फ्रिक्वेंसी की बात करूंगा तो लो फ्रिक्वेंसी के जो हम एनालिसिस पढ़ लेंगे वो हम किसी से भी पढ़ सकते हैं, एच पैरामीटर मॉडल से, पाई पैरामीटर मॉडल से और टी पैरामीटर मॉडल से, किसी से भी पढ़ सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम एच भी पढ़ सकते हैं, पाई भी पढ़ सकते हैं, टी भी पढ़ सकते हैं, बट हम बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पाई पैरामीटर या फिर एच पैरामीटर से हम इसका एनालिसिस कर लेंगे। बट जब हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, देखिए जरा हाई फ्रिक्वेंसी में हम एच पैरामीटर मॉडल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एच पैरामीटर मॉडल इंटरनल कैपेसिटेंस को कंसीडर नहीं करता है। एच पैरामीटर इंटरनल कैपेसिटेंस को डील नहीं करता है, और हाई फ्रिक्वेंसी में हमें ट्रांजिस्टर के इंटरनल कैपेसिटेंस की बात करनी होती है, और एच पैरामीटर इंटरनल कैपेसिटेंस को डील नहीं करता, इसलिए हम वहां पे एच पैरामीटर मॉडल यूज नहीं करेंगे। तो हम किसके यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी पाई मॉडल एंड हाई फ्रिक्वेंसी टी मॉडल।
हाई फ्रिक्वेंसी टी मॉडल। तो आपका जो एम्पलीफायर वाला पार्ट है वो एक बहुत बड़ा वास्ट पार्ट है। आपको एक एक पार्ट, एक एक लेक्चर आपको देखना है। अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो आपका एम्पलीफायर अधूरा हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक। और अगर आप नए आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं थोड़ा सा एच पैरामीटर मॉडल के बारे में बता देता हूं। आप लोगों ने टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ा होगा। नेटवर्क थ्योरी में टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ते हैं, वहां पे हम बहुत सारे पैरामीटर पढ़ते हैं। कौन कौन से? जेड पैरामीटर मॉडल, एच पैरामीटर मॉडल, वाई पैरामीटर मॉडल, एबीसीडी पैरामीटर मॉडल, जी पैरामीटर मॉडल, बहुत सारे मॉडल पढ़ते हैं। बट हमें देखना ये होता है कि हम एम्पलीफायर के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे। हमने एच पैरामीटर मॉडल ही क्यों यूज किया? क्योंकि अगर हम बात करें एम्पलीफायर में मेन हमें बात करनी होती है चार चीजों की। कौन कौन सी? सबसे पहले तो हमें वोल्टेज गेन की बात करनी होती है, करंट गेन की बात करनी होती है, इनपुट रेजिस्टेंस की बात करनी होती है एंड आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करनी होती है। ये हमें मेनली 4 पैरामीटर के बारे में जानना होता है एम्पलीफायर में। तो ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं होता है एच पैरामीटर को छोड़ के जो चारों पैरामीटर को, जो चारों वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सके। अगर मैं जेड पैरामीटर की बात करूंगा तो वो एक इम्पिडेंस फाइंड करता है, चाहे वो इनपुट इम्पिडेंस हो, चाहे वो आउटपुट इम्पिडेंस हो, चाहे वो ट्रांसफर इम्पिडेंस हो। अगर मैं वाई पैरामीटर की बात करूं तो वो एडमिटेंस की बात करता है। अगर मैं एबीसीडी पैरामीटर की बात करूं तो उसका तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ही पॉसिबल नहीं है, आप उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ही नहीं बना सकते हो। तो बात करते हैं, फिर आते हैं एच पैरामीटर और जी पैरामीटर, जिससे हम चारों पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज गेन भी, करंट गेन भी, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब इसका एनालिसिस स्टार्ट हुआ तो किससे स्टार्ट हुआ था? एच पैरामीटर मॉडल से स्टार्ट हुआ। तो वही मॉडल क्या है, आज की डेट में चलता आ रहा है। तो एच पैरामीटर मॉडल बेसिकली बहुत ही पुराना मॉडल है, जो आजकल आपका एच पैरामीटर मॉडल यूज ही नहीं होता है, कहीं पर भी एच पैरामीटर मॉडल यूज नहीं होता। बट जो आपकी बुक्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, उसमें एनालिसिस क्या होता है? एच पैरामीटर मॉडल से ही है। अगर आप मिलमेन हल्केस देखो तो उसमें पूरा का पूरा एनालिसिस सिर्फ एच पैरामीटर पर है। उसमें कहीं पर भी पाई पैरामीटर और टी पैरामीटर की बात ही नहीं की गई है। जितनी भी एनालिसिस है पूरे के पूरे एच पैरामीटर मॉडल पर ही बेस्ड है। तो बेसिकली एच पैरामीटर मॉडल अभी मैं बताऊंगा, वो आपके फिक्स होते हैं, ये आपके कैलकुलेट किए जाते हैं, जो आपका मैन्युफैक्चरर ही कैलकुलेट करता है। जब भी आप बीजेटी खरीदने जाओगे तो मैन्युफैक्चरर एक सीट देगा। तो बेसिकली जो एच पैरामीटर होते हैं वो आपकी बाइसिंग पर, आपकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में एच पैरामीटर मॉडल के एच पैरामीटर नहीं दिए हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि आप एच पैरामीटर फाइंड कर सको। एच पैरामीटर आपको दिए ही जाएंगे, वो बेसिकली आपके बाइसिंग और फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। तो ये चीजें हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर में। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम एम्पलीफायर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। So if you really like my video, please like, share and subscribe to the channel. Please subscribe to the channel. Thank you.